नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। पश्चिम बंगाल में चुनाव अब अपने आखिरी पड़ाव में दिखाई पड़ रहा है, पहुंच चुका है। अब 29 अप्रैल को दूसरे चरण के लिए मतदान होंगे। अब तक का चुनाव प्रचार जो दिखाई पड़ रहा है साफ तौर पर यह है कि तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच ही फाइट है। कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज की मौजूदगी जरूर है, लेकिन सीटों में वो कितना तब्दील हो पाएगी ये देखने वाली बात है। हालांकि ये अनुमान लगाए जा रहे हैं कि पिछली बार का जो परिणाम था उसके मुकाबले लेफ्ट और कांग्रेस को भी कुछ न कुछ बढ़त हासिल होगी। लेकिन जो लड़ाई टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी के बीच सरकार बनाने और सरकार से बाहर होने की बात हो रही है, अभी तक की स्थितियां साफ तौर पर यह बता रही हैं कि तृणमूल कांग्रेस को चुनौती जरूर है, लेकिन इस कदर चुनौती नहीं है कि सरकार से बाहर उसको किया जा सके। यह ज़मीनी हकीकत है वहाँ की। अब चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया में भले ही कितना उस प्रचार प्रसार किया जा रहा हो, प्रधानमंत्री को झालमुड़ी खाते हुए दिखाया जा रहा हो, गंगा में नौका विहार करते दिखाया जा रहा हो, या फिर फूल माला खरीदते हुए, कमल का फूल खरीदते हुए दिखाया जा रहा हो, या फिर बीजेपी के दूसरे नेता मांस खाते हुए, मछली खाते हुए, मांस कटवाते हुए जैसे विभत्स वीडियो अपने शेयर कर रहे हो, इन सब के बावजूद, या फिर घुसपैठियों का डर दिखाया जा रहा हो, तो इन सब के बावजूद वहाँ की जो ज़मीनी हकीकत है, जो तमाम पश्चिम बंगाल के जो पत्रकार हैं, वहाँ कवर करने वाले हैं, वहाँ लगातार काम करने वाले लोग हैं, या वहाँ के बहुत से आम लोग हैं, उनके मुताबिक ये लड़ाई किसी भी स्थिति में उस स्तर तक नहीं पहुंची है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर कर सके तृणमूल कांग्रेस को। अब सीटें कितनी आएंगी, कितनी नहीं आएंगी, ये देखने वाली बात होगी। और पहले चरण में जो मतदान हो चुके हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत थी, मजबूत इस हिसाब से कि ऐसा तो पहले तो कोई जनाधार ही नहीं था भारतीय जनता पार्टी का पश्चिम बंगाल में, लेकिन 2021 के चुनाव में जिस तरीके से उसने 152 में से 59 सीटें जीती थी पहले चरण में, वहां भी कोई इतनी मजबूत नहीं दिखाई पड़ रही है कि इस बार भी उस स्थिति को वो पाने में कामयाब होगी। और तृणमूल कांग्रेस की इस मजबूती के पीछे निश्चित तौर पर एंटी इनकम्बेंसी है। ऐसा नहीं है कि तृणमूल कांग्रेस की सरकार से 15 साल की उनकी जो सरकार है उससे लोगों में प्रसन्नता ही है, उससे लोग बड़े खुश हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिन मानदंडों पर चुनाव लड़ती है, दूसरी पार्टियों को पर आरोप लगाती है, उन तमाम मानदंडों पर तृणमूल कांग्रेस ही भारतीय जनता पार्टी को घेरे हुए, चाहे फ्रीबीज हो, चाहे हमला करना हो, वार हो, हमला मतलब राजनीतिक हमला करना हो, और चाहे एक दूसरे के लिए एक नैरेटिव और एंटी नैरेटिव सेट करना हो, इन सारी चीज़ों में तृणमूल कांग्रेस कहीं ज़्यादा भारी पड़ती दिखाई पड़ रही है। और इन सब के बीच जो ज़मीनी मैनेजमेंट है, यानी माइक्रो लेवल का जो मैनेजमेंट होता है, बूथ लेवल मैनेजमेंट होता है, वो तृणमूल कांग्रेस का बहुत ज़्यादा मजबूत है। अभी मैं किसी से बात हो रही थी, पश्चिम बंगाल के ही बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, कई बड़े संस्थानों में वो संपादक रह चुके हैं। उनका ये कहना है कि ये दोनों ही पार्टियों में लड़ाई तो दिखाई पड़ रही है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस का जो माइक्रो मैनेजमेंट है उसको तोड़ पाना भारतीय जनता पार्टी के लिए इतना आसान नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी को बाहरी के तौर पर ही अभी भी यहां पर देखा जा रहा है, और यह लड़ाई बाहरी बनाम बंगाली की है। दूसरी बात यह है कि मजबूत स्थिति में है, और तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को यह पता है कि हर बूथ पर उनका मैनेजमेंट इतना स्ट्रांग है कि उनको यह मालूम है कि हर बूथ पर उनके कितने वोटर हैं और कितने वोटर ऐसे हैं जो दूसरों को वोट देंगे। इस तरीके का उनका अपना सेटअप है। और उसमें अब ये बहुत महत्वपूर्ण बात आ रही है कि फिर ज्ञानेश कुमार का रोल क्या रहेगा। तो ज्ञानेश कुमार की तमाम कोशिशों के बावजूद, और ये बात हम नहीं कह रहे हैं कि ज्ञानेश कुमार बहुत कोशिश कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को जिताने की। ज्ञानेश कुमार का मतलब जो इस समय मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, नाम हम इसलिए बार बार उनका लेते हैं क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर रहते हुए वो ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से चुनाव आयोग आने वाले दिनों में इतिहास में इस दौर में अपने को एक निष्पक्ष आयोग के रूप में, संवैधानिक संस्था के रूप में दिखा सके। ये बहुत बड़ा धब्बा उन्होंने लगा रखा है। इसलिए हम पूरी संस्था को घेरने के बजाय
जो विपक्ष घेर रहा है और उनका नाम ले रहा है, तो हम ज्ञानेश कुमार गुप्ता की ही बात करते हैं। उनकी तमाम कोशिशों के बावजूद, जिन्होंने हजारों लाखों की संख्या में वहां पर बाहरी अधिकारियों को, कर्मचारियों को, पैरामिलिट्री फोर्सेस को लगा रखा है, तैनात कर रखा है, इन सब ने एक तरीके से जो तृणमूल कांग्रेस का नैरेटिव है बंगाली बनाम बाहरी का, उसको और ज्यादा मजबूत किया है। स्पष्ट रूप से मैसेज दिया है कि केंद्रीय नेतृत्व को बंगालियों पर भरोसा नहीं है, बंगालियों की निष्ठा पर भरोसा नहीं है, बंगालियों की कर्तव्य निष्ठा पर भरोसा नहीं है, बंगालियों के ईमान पर भरोसा नहीं है, कुल मिलाकर बंगालियों पर ही भरोसा नहीं है। और यहाँ पूरा का पूरा जो मैनेजमेंट है वो दे दिया गया है किसको? वो दे दिया गया है केंद्रीय सुरक्षा बलों को, और चुनाव में भी ऐसे अधिकारियों कर्मचारियों को लगा दिया गया है जो दूसरे राज्यों से, भाजपा शासित राज्यों से लाए गए। तो भाई ज्ञानेश कुमार गुप्ता के ऊपर क्यों नहीं आरोप लगेंगे कि वो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों से लाकर कर रहे हैं, तो भाजपा के साथ मिलकर काम करने का आरोप लगेगा। आप किसी दूसरे राज्य जो विपक्ष शासित राज्य हैं, आप वहां से भी ला सकते थे, अगर आपको दूसरे राज्यों से ही कर्मचारी और अधिकारी लाने थे। बहरहाल ये अलग चर्चा का मुद्दा है। लेकिन इस बीच तो कहने का मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी को भी बहुत अच्छी तरीके से पता है कि वहां पर जीत हासिल नहीं होनी है। और आप ये देखिए कि गृह मंत्री अमित शाह ने भी शुरू में 2021 के विपरीत शुरू में उन्होंने सीटों की कोई घोषणा नहीं की। हाँ, पहले फेज के चुनाव होने के बाद जरूर उनको सीटों की घोषणा करने पर मजबूर होना पड़ा, ताकि लोगों को यह न लगे कि पार्टी को हकीकत का एहसास हो गया है। तो 152 में 110 का उन्होंने दावा किया। अब देखते हैं कि क्या कुछ होता है। लेकिन यहां एक बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी के भीतर दिखाई पड़ रहा है। गृह मंत्री अमित शाह को जिस तरीके से इस पूरे चुनाव के दौरान उनको प्रोजेक्ट करने की कोशिश की गई, और इस पूरे चुनाव के दौरान आपको पता है कि प्रधानमंत्री के बाद कौन, प्रधान नरेंद्र मोदी के बाद कौन की चर्चा भारतीय जनता पार्टी में बहुत ही तेजी से फैल रही है, और उसकी चर्चा हो रही है, लगातार हो रही है। और उसमें सबसे प्रमुख एक जो नाम आता है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम आता है। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह अपने को समझते हैं कि वो नरेंद्र मोदी के बाद अगर प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं तो हैं। उसकी वजह से उनको बार बार इस तरीके से प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जाती है। पूरे पश्चिम बंगाल चुनाव में जिस तरह से अमित शाह आए, 15 दिन डेरा डाला, और किस तरीके से उन्होंने प्रधानमंत्री के ही अंदाज में दीदी ए दीदी, वही सारी चीज़ें उन्होंने की जो 5 साल पहले प्रधानमंत्री ने की थी। प्रधानमंत्री ने इस बार भी यही सब किया है, लेकिन उन्हीं के नक्शे कदम पर गृह मंत्री भी अपने चलते रहे। कहा यह जा रहा है कि शुरुआती दौर में वहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को स्टार प्रचारकों की सूची में ही शामिल नहीं किया गया, या शामिल नहीं करने की पूरी योजना थी। पर स्थानीय जो बीजेपी के नेता हैं, उनका यह कहना था, उनके बीच में जो खबरें आई वो ये थी कि सबसे ज्यादा अगर डिमांड है किसी की तो वो योगी आदित्यनाथ की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अगर वहां पर सबसे ज्यादा प्रचार के लिए अगर डिमांड है, मांग है, तो वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की है। क्योंकि जो एजेंडा है, जो नैरेटिव है भारतीय जनता पार्टी का, उस पर बहुत ज्यादा खरे उतरते हैं योगी आदित्यनाथ। कोई लाग लपेट नहीं होता है हिंदू मुसलमान करने में, सीधे सीधे उनका यह कहना है बुलडोजर चलेगा, और बताते चलते हैं कि बुलडोजर मुसलमानों पर ही चलता है। हालांकि उत्तर प्रदेश में केवल धर्म नहीं बल्कि जाति देखकर भी चलता है, पर पश्चिम बंगाल जाने पर वो स्पष्ट कर देते हैं कि धर्म देखकर तो चलता ही चलता है। और इन सब के बीच योगी आदित्यनाथ की सभाओं में किन चीजों को लेकर उनके बयान या उनके भाषणों की वो क्लिप्स वायरल की गई जो योगी आदित्यनाथ की बौद्धिकता पर सवाल उठाती हैं। आपको याद होगा कि एक जो सुभाष चंद्र बोस का नारा था, तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, वो उनके मुंह से निकल गया कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था। कई बार ऐसा हो जाता है, स्लिप ऑफ टंग भी हो जाता है, या हो सकता है कि ना ही पता रहा हो। मैं कोई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ज्ञान के लिए मैं सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूं कि वो बहुत ज्ञानी है, लेकिन ऐसा है कि वो स्लिप ऑफ टंग भी होता है, और हो सकता है कि न जानकारी होते हुए ये बात उन्होंने कह दी। पर उनके उस बयान को कितना ज्यादा प्रचारित किया गया, वायरल किया गया, ये भी आपने देखा, ताकि एक छवि बने कि एक अनपढ़ मुख्यमंत्री है, अनपढ़ व्यक्ति है योगी आदित्यनाथ। लेकिन और ये चीज और भी है,
उनके इस बयान के बरक्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जगह कह दिया कि सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। तो कई तमाम ऐसे नेता उत्तर प्रदेश के भी जो योगी आदित्यनाथ के विरोध में रहते हैं, उन लोगों ने प्रधानमंत्री के उस बयान को जानबूझकर ट्वीट किया, प्रचारित किया, प्रसारित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तो मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यानी यह बताने की कोशिश की योगी आदित्यनाथ को कुछ अता पता नहीं है, असली जो नारा है वो ये है। तो वहां पर एक भारतीय जनता पार्टी के भीतर की राजनीति और जो लड़ाई हो रही है उसको भी धार देने की कोशिश की जा रही है। और वहां इस चुनाव में जीतने का सपना अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को और देश का भले ही भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व दिखा रहा हो, लेकिन उसको भी पता है कि जीतना वहां पर इतना आसान नहीं है। तृणमूल कांग्रेस की सरकार को पलटकर अपनी सरकार बना लेना आसान नहीं है, लेकिन पार्टी के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद उनके विकल्प को एक प्रस्तुत करने के लिए, मजबूती के साथ प्रस्तुत करने के लिए एक तैयारी जरूर की गई कि हाँ, प्रधानमंत्री के बाद दूसरा कोई नेता है तो कौन है? गृह मंत्री अमित शाह। लेकिन अब यहीं पर वो दूसरी बात भी आ जाती है कि अगर इन सब के बाद चुनाव हार गए और कहीं पिछले बार के मुकाबले और भी कम सीटें मिली, तो फिर जो गृह मंत्री अमित शाह की सो कॉल्ड चाणक्य की के रूप में उनको एक तरीके से प्रचारित किया गया है, उनकी उस भूमिका का क्या होगा? हालांकि वो भूमिका और उनका वो जो सिंबल है कई बार वो दरक चुका है, उनकी वो छवि धूमिल हो चुकी है उस रूप में। लेकिन पश्चिम बंगाल में अगर इस बार ये होता है तो जो सेकंड एक अल्टरनेटिव के रूप में, प्रधानमंत्री के अल्टरनेटिव के रूप में, विकल्प के रूप में उनको प्रस्तुत किया जाता है, उस थिंकिंग का, उस सोच का या उस कोशिश का क्या होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। और ये भी पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजों से तय होगा। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।